गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देखिए, हम आप लोग को बताए थे कि 12th का जो क्लास है, अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और जो भी बच्चे पटना आ चुके हैं वह क्लास आना स्टार्ट करिए, यही इन्फॉर्मेशन है। अगर नहीं भी आ पा रहे हैं तो हम लोग YouTube के माध्यम से आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं, आज भी कर रहे हैं। देखिए, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का पहला चैप्टर के विषय में यानी पहला लेक्चर के विषय में डिस्कशन किए थे, जिसमें सबसे पहले हमने बोले थे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है। उसके बाद हमने पढ़ाए थे कि टोटल करंट जो है फुल वेव में क्या होता है, यानी फुल टाइम पीरियड में क्या होता है, फिर हाफ टाइम पीरियड में क्या होता है। और पिछले क्लास में ही हमने पढ़ाए थे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के विषय में। हमने सिंपली पढ़ाए थे, याद होगा, कि आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को क्या कहते हैं हम लोग, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस जब भी कहेगा तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। और हमने पढ़ाए थे कि पीक और आरएमएस में एक रिलेशन होता है, वह रिलेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। पीक और आरएमएस में हमने बताए थे, आप लोग को याद होगा कि IRMS की अगर बात करते हैं हम लोग तो याद रखिएगा, I पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू बाय √2। पीक वैल्यू में अगर √2 से डिवाइड करते हैं तो ये आरएमएस देता है। ये बराबर बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। जैसे मान लीजिए आज हम लोग बात करते हैं, पहला क्वेश्चन, IT का वैल्यू आपके पास दिया है बाबू, मान लो 3 sin ω_t प्लस 10 दे दिया है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि साइन के गुणक में जो भी, साइन या कॉस के गुणक में जो भी होते हैं उसी को पीक वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं। तो यहाँ पे आई पीक की बात किया जाए, पीक वैल्यू पीक की बात किया जाए तो 3 हो गया। और आरएमएस की बात करेंगे तो जो भी आपका पीक है उसमें कितना से भागा देंगे, √2 से। क्लियर हो गया। जैसे कहीं दिया रहेगा आपको, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, IT बराबर 4 + 8 cos ω_t। हो सकता है यहां माइनस दे दे, उससे कोई फर्क नहीं होता है। तो I पीक की बात करते हैं तो cos के जो गुणक में है वही पीक हो गया, तो 8 पीक हो गया। अब IRMS की अगर बात करते हैं तो पीक में कितना से भागा देंगे, √2 से, तो 8/√2 हो गया। तो यहां से इसको लिखेंगे तो 4√2 एम्पियर। फिर इसी तरीका से तीसरा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बराबर, IT का वैल्यू मान लीजिए आपको दे दिया जाए 6 sin ω_t प्लस 8 cos ω_t। तो सबसे पहले यहां पे जब दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अलग अलग होता है, जब दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अलग अलग हो तो सबसे पहला काम आप क्या करिएगा यहां पे, कि सबसे पहला काम आपका यही होगा कि I पीक निकालना। तो I पीक का वैल्यू होगा √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 + 64, ये 100 हो जाएगा बाहर, 10 निकल जाएंगे। अब हम लोग अगर पिक हो गया, IRMS की बात करते हैं तो पिक में √2 से भागा देंगे तो 10 में √2 से भागा दिए तो ये हो जाएगा 5√2 एम्पियर। यही इसका आंसर हो गया। तो आप रिलेशन समझ गए पीक और आरएमएस का। सबसे पहला दिमाग में सेट करिएगा कि पीक और आरएमएस में एक ही रिलेशन है कि आरएमएस का वैल्यू पीक में √2 से, पीक में √2 से भगा देते हैं, पीक में √2 से भगा देते हैं। या वोल्टेज हो या करंट हो,
पीक का जो भी वैल्यू गिवन रहेगा उसमें कितना से भागा दे देंगे, √2 से, तो वह क्या दे देगा, RMS। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर मान लीजिए प्योर रेजिस्टेंस को, किसको, प्योर रेजिस्टेंस को अगर हम लोग कहां से पास करवाते हैं, AC सोर्स से, तब क्या होता है। तो when pure resistance is, when pure resistance is connected with an AC सोर्स। प्योर रेजिस्टेंस को किससे कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, AC सोर्स से। अब देखिए, मान लीजिए ये प्योर रेजिस्टेंस है, अब इसमें हम लोग AC सोर्स ले लिए, ये रेजिस्टेंस R है, ये वोल्टेज VT का वैल्यू V0 sin ω t। अब इससे करंट पास करेगा IT, अब हम लोग जानते हैं कि प्योर रेजिस्टेंस को जब हम लोग किससे पास करवाते हैं, AC सोर्स से, तो AC सोर्स का वोल्टेज या तो साइनसॉइडल फंक्शन होगा, यानी साइन का फंक्शन होगा, या कॉस का फंक्शन होगा। जिंदगी के सफर के लिए फिजिक्स का सफर बहुत सुनहरा होता है। अब देखिए VT की बात करेंगे तो V बराबर I इंटू R, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग IT इंटू रेजिस्टेंस। अब VT का वैल्यू मेरे पास पता है, V0 sin ω t, और इसको लिख सकते हैं हम लोग IT इंटू R। तो यहाँ से IT की बात करते हैं हम लोग, तो V0/R sin ω t, V0/R sin ω t। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से IT का वैल्यू, तो V0/R वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस को करंट कहते हैं, तो I0 sin ω t, IT निकल गया, VT निकल गया। अब हमको सबसे पहले VT का जो वैल्यू आपके पास पता है, V0 sin ω t, तो इसमें इसका फेज एंगल की बात करिए, φV, फेज across द वोल्टेज, फेज अक्रॉस द वोल्टेज। और फेज की जब बात करते हैं, या तो साइन के गुणक वाले होते हैं या तो कॉस के गुणक वाले। तो साइन के गुणक में यहाँ पे क्या है, ω t, तो फेज की बात करते हैं तो ω t हो गया। इसी तरीका से अगर हम लोग φI की बात करते हैं, तो फेज across the current, फेज across the current। इसमें भी अगर बात करते हैं बाबू, तो IT का वैल्यू I0 sin ω t, तो साइन के गुणक में क्या है, ω t। तो हमारे पास यहाँ पे करंट का भी फेज डिफरेंस, फेज निकल गया, और वोल्टेज का। अब फेज डिफरेंस की बात करते हैं, डेल्टा φ, इसको कहते हैं हम लोग फेज डिफरेंस।
फेज डिफरेंस। और हम जब भी फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि दोनों ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन सेम होना चाहिए। तो ये भी साइन में है, वोल्टेज भी और करंट भी साइन में है, तो फेज डिफरेंस निकल सकता है। और फेज डिफरेंस की जब बात करेंगे तो वोल्टेज के फेज में से करंट के फेज को क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे, क्योंकि मेरे पास पहले से वोल्टेज पता है, अब बाद में क्या आया है, करंट। तो यहाँ से अगर इसको घटाते हैं तो ओमेगा टी में से ओमेगा टी चला गया तो 0। इसका मतलब ये हुआ कि करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। करंट और वोल्टेज, हेंस फेज डिफरेंस between voltage and current is 0। अगर वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एक ही लाइन पे होगा। तो अगर इसका फेजर डायग्राम की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, फेजर डायग्राम हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, वोल्टेज भी इसी एक्सिस पे और करंट भी इसी एक्सिस पे। तो इसका मतलब दोनों के बीच का फेज एंगल क्या है, 0। अब देखिए, अगर हम लोग इसका ग्राफ की बात करते हैं, ये टाइम है मान लीजिए, और अगर ये आपके पास वोल्टेज दिया है VT, तो निश्चित अगर करंट की बात करते हैं हम लोग, करंट की बात करते हैं तो देखिए करंट भी यही होगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना, हर जगह जहाँ पे आपका वोल्टेज 0 है वहाँ पे करंट भी 0 है, देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज एंगल का वैल्यू ऑलवेज 0 होगा। किस केस में, प्योर रेजिस्टेंस के केस में। प्योर रेजिस्टेंस का केस की बात करते हैं तो वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल ऑलवेज क्या होगा, 0 डिग्री। अब इसी तरीका से हम लोग बात करेंगे प्योर किसका, कैपेसिटर का। when pure capacitor is connected with an AC सोर्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्योर कैपेसिटर को AC सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे कनेक्ट होगा। सबसे पहले हम लोग एक कैपेसिटर ले लिए, ये प्योर कैपेसिटर है क्योंकि इसमें दूसरा कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। इसका वैल्यू V0 sin ओमेगा टी, करंट इससे पास करेगा IT, और यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लिए VC है। आप जानते हैं एक ही कंज्यूमर है और एक ही सप्लायर है।
जैसे किसी को एक बेटा होता है या एक बेटी होती है, तो जो बाबूजी का धन है वही धन उस बच्चे का भी होता है। यहाँ पे भी वही कहानी है, क्योंकि एक ही सप्लायर है और एक ही कंज्यूमर है। तो सप्लायर और कंज्यूमर सेम है तो निश्चित वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं VT का वैल्यू किसके बराबर होगा बाबू, VC के बराबर। अब आप जानते हैं VT का वैल्यू मेरे पास दिया है V0 sin ओमेगा टी। अब आपको पता ये भी है V बराबर होता क्या है, Q बराबर C इंटू V, तो V बराबर Q बाय C होता है। तो V बराबर बात करते हैं VC का वैल्यू, तो Q बाय क्या हो जाएगा, C। तो यहाँ से Q की बात करते हैं हम लोग, तो C V0 sin ओमेगा टी। अब इसको डिफरेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमको करंट चाहिए। जब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, IT निकालते हैं, तो dq बाय dt, dq बाय dt। यहाँ से लिखेंगे C V0 sin ओमेगा टी बाय dt। तो कांस्टेंट जो भी है वो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है वह बाहर निकल जाएगा। अब देखिए IT की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ से होगा C V0, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, cos ओमेगा टी, और t के गुणक में ओमेगा है, ओमेगा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा V0 ओमेगा C cos ओमेगा t। अब देखिए इसको हम लोग IT को लिख सकते हैं यहाँ से V0 cos ओमेगा t अपॉन 1 बाय ओमेगा C। हाँ या ना, ये ओमेगा C कहाँ चल जाएगा, ऊपर। ओमेगा C कहाँ चल जाएगा, ऊपर। अब ध्यान में रखिएगा 1 बाय ओमेगा C को ही हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस। क्या कहते हैं बाबू, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस ही किस में कन्वर्ट करता है, रिएक्टेंस में। रिएक्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, रिएक्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। रिएक्टेंस, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, रिएक्टेंस reactance across the capacitor। अब देखिए बाबू IT की बात करते हैं हम लोग, तो V0, इसी को हम लोग XC भी लिखते हैं, V0 बाय XC cos ओमेगा टी। अब यहाँ से वोल्टेज बाय रिएक्टेंस को हम लोग करंट कहते हैं। अब ध्यान से देखो बाबू, करंट हमारे पास वोल्टेज में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन, और करंट में हमारे पास निकल गया कॉस। तो कॉस को हमको किस में कन्वर्ट करना है, साइन में, या साइन को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में। तो आप जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा को कॉस थीटा कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखो, हमेशा जब भी फेज एंगल की बात करते हैं तो फेज एंगल में दोनों ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसीलिए हमारे पास अब यहाँ पे दिख रहा है
कि करंट की बात करते हैं तो करंट मेरे पास निकल गया था करंट की बात करते हैं तो आई नट कॉस ओमेगा टी, और वोल्टेज की बात करते हैं तो वी टी बराबर वी नट साइन ओमेगा टी। अब फेज एंगल चाहिए, या तो कॉस को साइन में चेंज करिए या साइन को कॉस में कर दीजिए। तो कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा को क्या कहते हैं हम लोग, 90 में अगर थीटा को जोड़ते हैं तो वह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, इसलिए साइन को ही चेंज कर देते हैं। तो वी नट कॉस, इसी को देखिए, छोड़िए इसको, इसी को चेंज कर देते हैं, इसी को हम लोग कर देते हैं चेंज। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए आई नट रहने दीजिए साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब देखिए हमारे पास वोल्टेज का फेज पता है आपको, 5V का वैल्यू, फेज अक्रॉस द वोल्टेज, अक्रॉस द वोल्टेज, फेज अक्रॉस द वोल्टेज की बात करते हैं तो हो गया ओमेगा टी। यहाँ से φi की बात करते हैं, फेज अक्रॉस द करंट, फेज अक्रॉस द करंट, फेज अक्रॉस द करंट की बात करते हैं तो जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल है तो π/2 प्लस ओमेगा टी। अब यहाँ से डेल्टा फाई की बात करते हैं, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग। तो फेज डिफरेंस की बात करेंगे बाबू तो यहाँ से वोल्टेज में से किसको घटाना है, करंट को। तो यहाँ से वोल्टेज है ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस π/2, इसका मतलब माइनस π/2 हो गया। तो आप लोग क्रिकेट का टेस्ट मैच सुनते होंगे, कभी लीड और लैग वर्ड का यूज होता है। लीड का मतलब होता है आगे और लैग का मतलब होता है पीछे। तो यहाँ पे निगेटिव है, इसका मतलब पीछे है, तो इसका मीनिंग हो गया हेंस इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर, hence in case of pure capacitor the voltage is lagging with current by π/2, यानी वोल्टेज जो है वह पीछे है किससे, करंट से, कितना से, π/2 से। अगर फेजर डायग्राम की बात करते हैं, फेजर डायग्राम की बात करते हैं हम लोग, अगर फेजर डायग्राम की बात करते हैं तो याद रखिएगा फेजर डायग्राम क्या होगा। ध्यान से देखिए, फेजर डायग्राम में सबसे पहले अगर हम लोग अगर करंट को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, आप लोग आई टी को एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो निश्चित वोल्टेज
पीछे है करंट से कितना से, π/2 से। तो वोल्टेज जो है निश्चित किस एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे, लेकिन ये नीचे होगा नेगेटिव, और दोनों के बीच का फेज एंगल कितना डिग्री है बाबू, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल प्योर कैपेसिटर के केस में कितना होता है, 90 डिग्री, और इसी को हम लोग कहते हैं π/2। तो याद रखिएगा कि प्योर कैपेसिटर का केस रहेगा तो निश्चित वोल्टेज करंट से क्या होता है, पीछे रहता है कितना से, π/2 से। कितना से, π/2 से। तो ये क्लियर हो गया। अब इसका अगला कंसेप्ट समझिए। When pure inductor is connected with an AC source, when pure inductor। अब देखिए बाबू, इंडक्टर का सिंबल ऐसे होता है, प्योर इंडक्टर इज कनेक्टेड विथ एन AC सोर्स। AC सोर्स है ये, इसमें भी सप्लायर एक है और कंज्यूमर भी आपको एक ही दिख रहा है। सप्लायर भी एक है और कंज्यूमर भी आपका एक ही है। तो जो भी सप्लाई करेंगे वह कौन लेगा, कंज्यूमर। तो यहाँ से VT का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं VL के बराबर, और यहाँ से आपको दिया हुआ है V0 sin ω/t। अब VL का फार्मूला होता है L × di/dt, L × di/dt। तो यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से V0/L sin ω/t dt को हम लोग लिख सकते हैं I, T या I जो भी लिखना है। तो IT की बात करते हैं, DI लिख सकते थे यहाँ पे, और DIT की बात करते हैं तो V0/L sin ω/t dt। अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। तो DI का इंटीग्रेशन V0/L बाहर कर दीजिए, sin ω/t dt का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से IT का वैल्यू V0/L रहने दीजिए, और आपको पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ω/t, या t के जो गुणक में है वह डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको पता है साइन का होता है माइनस कॉस ω/t और t के गुणक में जो है वह डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, IT की बात कर रहे हैं तो IT का वैल्यू निकल गया मेरे पास V0 अपॉन माइनस ω/L, और उसका हो गया कॉस ω/t। तो यहाँ से IT बराबर माइनस V0/ω/L इंटू कॉस ω/t। हम लोग इसी को XL कहते हैं और इसी को ω/L कहते हैं, रिएक्टेंस।
रिएक्टेंस across the pure इंडक्टर बराबर क्या हो गया बाबू, रिएक्टेंस अक्रॉस द प्योर इंडक्टर। अब देखिए हमको फेज डिफरेंस निकालना है, तो आई टी को इस तरीका से करिए कि माइनस खत्म हो जाए। तो आपके पास दिया है माइनस वी नट अपॉन एक्स एल इंटू कॉस ओमेगा टी, और वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं करंट, तो माइनस आई नट कॉस ओमेगा टी। माइनस को ख़त्म करना हो तो आप एक काम करिए, आई नट रहने दीजिए, इसको लिखिएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब कहिएगा कैसे लिखेंगे, तो देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी को क्या कहते हैं, कॉस ओमेगा टी, तो आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास दोनों का फेज पता है, वी टी का वैल्यू भी पता है मेरे पास। वी टी का वैल्यू क्या है, वी नट साइन ओमेगा टी। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से फेज एंगल का, तो फाइव वी की बात करिएगा, फेज अक्रॉस द वोल्टेज, फेज अक्रॉस द वोल्टेज बराबर हो गया बाबू ओमेगा टी, और यहाँ से फाई आई फेज अक्रॉस द करंट बराबर हो गया ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब यहाँ से अगर फेज डिफरेंस की बात करते हैं, तो फेज डिफरेंस देखिए ध्यान से, डेल्टा फाइव को हम फेज डिफरेंस कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है फाइव वी माइनस फाई आई। तो फाइव वी का वैल्यू है ओमेगा टी, और फाई आई का वैल्यू है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ से इसका वैल्यू पाई बाय 2 हो गया। हेंस इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज आगे होगा किससे, करंट से। हेंस इन केस ऑफ प्योर inductor, hence in case of pure inductor the voltage is leading with current is पाई बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट एक्स एक्सिस पे रहेगा, करंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो वोल्टेज आगे है, तो वोल्टेज अगर आगे है तो निश्चित है वोल्टेज किस एक्सिस पे जाएगा, वाई एक्सिस पे। तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वाई एक्सिस पे, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पाई बाय 2। कभी कभी बोर्ड में पूछा जाता है कि रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो याद रखिएगा जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वही यूनिट किसका होता है, रिएक्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का यूनिट भी ओम होता है, इसलिए रिएक्टेंस का भी यूनिट कितना होगा, ओम ही होगा। तो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों का यूनिट ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। जो रेजिस्टेंस का यूनिट होगा वही यूनिट
किसका होगा, रिएक्टेंस का। तो आज हमने पढ़ा है आप लोग को कि प्योर रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, तो हमने रटा दिए कि प्योर रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा है प्योर कैपेसिटर के केस में, तो याद रखिएगा प्योर कैपेसिटर के केस में करंट आगे होता है और वोल्टेज पीछे होता है, इसीलिए करंट को एक्स एक्सिस पे लेते थे और वोल्टेज को ओरिजिन से नीचे वाई एक्सिस पे लेते थे। प्योर किसकी बात कर रहे थे, कैपेसिटर। लेकिन जैसे ही प्योर इंडक्टर की बात करते हैं तो प्योर इंडक्टर के केस में याद रखिएगा करंट को तो एक्स एक्सिस पे रखेंगे लेकिन वोल्टेज को किस एक्सिस में, वाई एक्सिस पे। लेकिन वाई एक्सिस में ओरिजिन से किधर होगा, ऊपर होगा। तो ठीक है, जितना पढ़ाएं इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसके अगला लेक्चर यानी थर्ड लेक्चर हम और देंगे। अगर जो कोई बच्चे पटना पहुंच चुके हैं वह आइए, सैटरडे से वैसे क्लास फिर बंद हो जाएगा। तब तक हम आप लोग को YouTube पे अल्टरनेटिंग करंट अदर चैप्टर को ख़त्म करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जय हिंद। आज जितना पढ़ाए हैं उसको अच्छा से पढ़ करके आइए। अगले क्लास में मिलते हैं, ढेर सारी बातें होगी।